नमस्कार। इस समय आप देख रहे हैं न्यूज इन इंडिया। न्यूज इन इंडिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। सिकोहाबाद की समाज सेवी संस्था रोटी बैंक द्वारा आज सिकोहाबाद के होटल ग्रीन पार्क में कंबल बांटने का प्रोग्राम रखा गया। कार्यक्रम का उद्घाटन एसपी ग्रामीण डॉक्टर अजय कुमार आहूजा, उप जिलाधिकारी सिकोहाबाद द्वारा फीता काटकर किया गया। संस्था द्वारा करीब 1000 कंबल बांटे गए। आज उन्हीं लोगों को कंबल दिए गए थे जिनका पंजीकरण 18 दिसंबर को हुआ था। कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों का रोटी बैंक के सदस्यों द्वारा शॉल उड़ाकर सम्मान किया गया। एसपी ग्रामीण ने कहा कि रोटी बैंक एक ऐसी संस्था है जो हर मोड़ पर गरीबों के साथ खड़ी है। सिकोहाबाद में जो रोटी बैंक के यहाँ पे टीम है और विशेष रूप से राजीव जी हैं, हमको जो पति हैं सिकोहाबाद के, उन्होंने कंबल वितरण का प्रोग्राम हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी रखा हुआ है और भारी संख्या में करीब हजारों 6-7 हज़ार कंबल वितरण कर रहे हैं और ये 2-3 दिन तक इनका कार्यक्रम चलेगा। आज इसकी शुरुआत हुई है और यहाँ पे जो भी कस्बा सिकोहाबाद के विशिष्ट लोग हैं सभी लोग इस मौके पर मौजूद थे और ये बड़ा पुण्य का काम इन्होंने ये कर रहे हैं। इनका रोटी बैंक कर रहा है। ज़रूरतमंदों को जो भूखे प्यासे रहते हैं उनको खाना भी खिलाते हैं, उनको कंबल वितरण का काम कर रहे हैं और इस तरह का ये बहुत ही विशिष्ट आयोजन आज यहाँ पे ग्रीन पार्क में हुआ है। कंबल वितरण के दौरान कोरोना नियमों का पूरी तरह पालन किया गया। लाभार्थियों को 1-1 मीटर की दूरी पर बैठाया गया था। जिन लोगों के पास मास्क नहीं थे उन लोगों को मास्क दिए गए और जैसे ही लोगों को कंबल दिए गए वैसे ही सभी ने अपनी अपनी पर्ची जमा करके कंबल प्राप्त किया। वहीं रोटी बैंक की सराहना करते हुए उप जिलाधिकारी सिकोहाबाद ने कहा कि गरीबों की सेवा करना एक पुनीत कार्य है और ये रोटी बैंक संस्था ने करके भी दिखाया है। तो मैं जून 2018 में सिकोहाबाद में ज्वाइन किया था। तब से लगातार मैंने ये देखा है कि ये रोटी बैंक के माध्यम से गरीब असहाय लोगों को हर प्रकार की सहायता उपलब्ध कराई जाती है। चाहे सबने बताया जैसे मजदूरों का मामला था तो सिर्फ उनको खाना और पानी उपलब्ध नहीं कराया गया, उनको भेजने के लिए वाहनों की व्यवस्था इनके द्वारा की गई, जो बहुत सराहनीय कार्य था इनका। और आज भी लगभग 6000 और आगे का भी इनका प्रोग्राम है। इतने कंबल बड़ी संख्या में बांटना मैं समझता हूँ कि सिकोहाबाद नगर और आसपास के जो लोग हैं 6-7 हज़ार कंबलों में लगभग जरूरतमंद सभी कवर हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा और अच्छा कार्यक्रम है इनका। कंबल वितरण कार्यक्रम के दौरान एक बार में 100 लोगों के प्रवेश की अनुमति थी। कार्यक्रम में अंदर भीड़ ना हो और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन हो सके, इसके लिए कुछ लोगों को बाहर गेट पर ही रोक दिया गया था। रोटी बैंक संस्था की ट्रस्टी ईसा आहूजा ने कहा कि जो लाभार्थी कंबल से वंचित रह गए हैं, जिन्होंने अपना पंजीकरण नहीं करवाया था, वह 30 दिसंबर को आकर कंबल ले सकते हैं। आज का कार्यक्रम कंबल वितरण का कार्यक्रम है जो कि एक बहुत ही अच्छी पहल है रोटी बैंक की तरफ से और इस पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला होता है, क्योंकि सर्दी में जब तक तन ढकने को कपड़ा ना मिले तो सबसे बड़ी मुश्किल का सबब बन जाता है। तो एक पहल है जो रोटी बैंक की तरफ से बहुत अच्छी है कंबल वितरण की। अच्छा, जो बचे हुए लाभार्थी हैं उन तक लाभ कैसे पहुँचा? उन तक लाभ ऐसे रोटी बैंक ने ऐसे किया है कि गाड़ी में कंबल रखवा दिए हैं और जहाँ रास्ते में जो भी बिना कंबल के मिलता है तो उसको कंबल बांट दिए जाते हैं। ये कंबल वितरण कार्यक्रम 5 दिन तक चलेगा, यानी कि जिन लाभार्थियों के पास 26 दिसंबर की पर्ची है उन्हें 26 दिसंबर को और जिनके पास 27 दिसंबर की पर्ची है वह 27 दिसंबर को आकर अपना कंबल ले सकते हैं। आज इस कार्यक्रम में कंबल बांटने का प्रोग्राम था जिसमें 5000 कंबल बांटने का प्रोग्राम है रोटी बैंक की तरफ से। जैसा कि हर साल हम लोग कंबल बांटते हैं और 4-5 हज़ार कंबल बांटे जाते हैं। इस साल हम लोगों ने ऐसा कर दिया है कि टोकन सिस्टम कर दिया है, जिससे भीड़ बहुत हो जाती थी, धक्का मुक्की होती थी और लोगों को परेशानी होती थी और रात को 8 बज जाते थे कंबल बांटते बांटते। इस साल टोकन बांट दिए गए हैं। 1000 लोगों को रोज़ कंबल दिए जाएंगे। 1000 आज और ये 5 दिन तक प्रोग्राम चलेगा कंबल बांटने का। अभी आपकी तरफ से सुझाव क्या हो सकता है? इसको बेहतर करने के लिए सुझाव क्या हो सकता है? देखिए, इसको बेहतर करने के लिए हमने इस साल जो टोकन सिस्टम किया है
इसमें भगदड़ नहीं है, देखिए, वरना बहुत भगदड़ हो जाती थी। अपने आराम से लोग ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपना टोकन दिखाएं और ले लें। जो लाभार्थी बचे हुए हैं उन तक कैसे पहुँचेंगे? जो लाभार्थी बचे हुए हैं नहीं, उनको भी मिलेंगे, लास्ट में उनको भी मिलेंगे। जब टोकन वाले पूरे हो जाएंगे ना, तो लास्ट 5वें 6वें दिन वो दिए जाएंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज राजस्थान में 18 राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। नितिन गडकरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और राज्य के अन्य मंत्री उपस्थित रहे। इन 18 परियोजनाओं की कुल लागत 8,500 करोड़ रुपए है और इन परियोजनाओं में शामिल सड़कों की कुल लंबाई 1,127 किलोमीटर है। नितिन गडकरी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य में बेहतर संपर्क सुविधा और आर्थिक विकास को रफ्तार मिलेगी। उन्होंने इस मौके पर 50,000 करोड़ रुपए की 22 नई राजमार्ग परियोजनाओं का ऐलान भी किया। राजस्थान के विकास में 3 महत्वपूर्ण बातें, 3 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे हम बना रहे हैं। ये एक्सप्रेस हाईवे राजस्थान के विकास में बहुत महत्वपूर्ण हो गए। इसमें से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे जो है 8 लेन पहले फेज में बना रहे, 12 लेन के लिए हमने हमारा प्लान है। ये दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में होगा और मुंबई और दिल्ली के बीच राजस्थान के साथ इसका बहुत बड़ा विकास होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विश्व भारती के लिए गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का विजन आत्मनिर्भर भारत का मूल तत्व भी है। शांति निकेतन को विश्व भारती विश्वविद्यालय शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व भारती की यात्रा प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय मां भारती के लिए गुरुदेव के विचार, विजन और परिश्रम का मूर्त रूप है। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर बंगाल की भक्ति परंपरा का जिक्र करते हुए वहां के स्वतंत्रता सेनानियों को भी याद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शांति निकेतन स्थित विश्व भारती विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए गुरुवार को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की दृष्टि ही आत्मनिर्भर भारत के विचार का सार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विश्व भारती ने हमें प्रकृति के साथ रहना सिखाया है। उन्होंने कहा कि भारत एकमात्र ऐसा बड़ा देश है जो पेरिस समझौते के लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भारत अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण में भी दुनिया में अग्रणी है। प्रधानमंत्री ने विश्वविद्यालय के छात्रों से कहा कि वे स्थानीय हस्तशिल्प वस्तुओं का सोशल मीडिया के जरिए प्रचार करें और वोकल फॉर लोकल अभियान को मजबूत बनाएं। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण का समापन टैगोर की कविता से करते हुए छात्रों से आह्वान किया कि वे नई संभावनाओं का द्वार खोलें और गुरुदेव के विचारों और दर्शन का प्रचार करें। समारोह को केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने भी संबोधित किया। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने 1921 में विश्व भारती की स्थापना की और 1951 में इसे संसद के अधिनियम के जरिए केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया। गुरुदेव सर्व समावेशी और सर्वस्पर्शी सह अस्तित्व और सहयोग के माध्यम से मानव कल्याण के बृहद लक्ष्य को लेकर चल रहे थे। विश्व भारती के लिए गुरुदेव का यही विजन आत्मनिर्भर भारत का भी सार है। आत्मनिर्भर भारत अभियान भी विश्व कल्याण के लिए भारत के कल्याण का मार्ग है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक कथित सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता ने एक दरोगा पर दुष्कर्म का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता ने बताया कि जब वह अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस थाने आई तब उसके साथ दरोगा ने यह सब किया। पीड़िता की शिकायत पर अपर पुलिस महानिदेशक बरेली अविनाश चंद्र ने दरोगा के खिलाफ जांच का आदेश दिया है। आपको बता दें कि जलालाबाद थाना क्षेत्र की रहने वाली 35 वर्षीय महिला ने बताया कि वह पैदल मदनपुर जा रही थी। तभी कार में सवार 5 आदमी आए और उसे जबरन कार में खींच लिया और खेत में ले जाकर पांचों ने उसके साथ बारी बारी से सामूहिक दुष्कर्म किया। वारदात के बाद वह काफ़ी घबरा गई थी। किसी तरह हिम्मत करके इस मामले की शिकायत लिखवाने के लिए पुलिस थाने पहुंची। महिला जब अपनी शिकायत दर्ज कराने जलालाबाद पुलिस थाने आई तो वहाँ मौजूद एक दरोगा ने उसे अपने कमरे में बुलाया और उसके साथ
दुष्कर्म किया। घटना के बाद महिला एडीजी बरेली अविनाश चंद्र से मिली, जिसके बाद दरोगा के खिलाफ जांच का आदेश दिया गया। पुलिस क्षेत्राधिकारी ब्रह्मपाल सिंह ने कहा कि वह खुद इस मामले की जांच कर रहे हैं और आरोप सही पाए गए तो मुकदमा दर्ज करके कड़ी कार्रवाई की जाएगी। थाने लेके गए विनोद यादव दरोगा जी के पास, तो दरोगा जी बोले कि आओ कमरे पे तुम्हारी बात सुनेंगे। इन्होंने जबरदस्ती हमारे साथ जो है घटना की है, बहुत गलत काम किया है। अगर इस तरीका से ये थाने वाले करेंगे तो हम कैसे कहाँ ले जाएंगे। फिर इन्हें नहीं सुनी, फिर हम ले जाए के एसपी साहब के पास गए। एसपी साहब ने हमारी कार्रवाई करी। फिर उसके बाद हम गए बरेली डीजी साहब की जाके हमने वहाँ से आदेश करवा के तब कल पेश हुए जाए। तो थाने वाले हम लोगों को फोन कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे आदमी हमारे ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि अगर राजीनामा नहीं दोगे तो कहते ये थाने वाले बोले राजीनामा नहीं दोगे या स्मैक लगाएंगे आप ऊपर या तमंचा लगाएंगे, नहीं तो जान से मरवा देंगे। हरिद्वार में दुष्कर्म के बाद 11 वर्षीय बच्ची की हत्या करने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। समाज का हर वर्ग, हर इंसान आज पीड़िता के साथ खड़ा है। वहीं किन्नर समाज हरिद्वार के ऋषि कुल चौराहे पर पहुंचा, जहां ऋषि कुल चौराहे पर पीड़िता के लिए मोमबत्ती जलाकर ईश्वर से उसकी पुण्य आत्मा के लिए कामना की गई। साथ ही किन्नर मोनिका ने कहा कि जिस तरह से बच्ची के साथ ये घटना हुई है, अपने आप में शर्मसार करने वाली घटना है। हम वर्तमान सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। साथ ही ऐसी मानसिकता वाले लोगों के लिए कठिन से कठिन कानून बने, जिससे कोई भी व्यक्ति ऐसा कृत्य करने से पहले 10 बार सोचे। पहले मेरा ये संदेश है, जय माता दी, राम राम, राधे राधे। मैं ज्वालापुर हरिद्वार किन्नर समाज से, जो हमारी समाज की बेटी, हमारे शहर की बेटी रिश्ता चौधरी के साथ ये गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है। ये सब पूरे शहर को, पूरी सिटी को पता है। हम इसके सपोर्ट में आए। हमें किन्नर समाज को भी हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई भी एज ए फीमेल, एज ए ट्रांसजेंडर हो या एज ए वुमेन हो, एज ए गर्ल्स हो, कोई भी सपोर्ट में आना चाहिए और हर किसी को आना चाहिए। आज हमारे शहर की बेटी के साथ हुआ है, रिशिता चौधरी के साथ। आज ज्वालापुर, उत्तराखंड, हरिद्वार के लोगों जाग जाओ। मेरा सबके लिए ये संदेश है, आप अगर आज रिशिता के लिए निकल के आओगे घर से बाहर, तो कल को हमारी भी बहन बेटियाँ और भी हैं और हम सबको, रिशिता की फैमिली को, हर किसी को सपोर्ट करना चाहिए। एज ए थर्ड जेंडर मेरे किन्नर समाज से हम लोग भी सारे रिशिता चौधरी के सपोर्ट के लिए आए हैं और हमेशा सपोर्ट के लिए खड़े रहेंगे, क्योंकि वो हमारे उत्तराखंड की बेटी थी। वो आगे का एक भविष्य था, ठीक है। उस भविष्य को ख़त्म कर दिया गया। ऐसा नहीं होना चाहिए समाज में, है ना। सब लोग बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ये कहाँ से ये सब कुछ हो रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? क्या हो रहा है ये बेटियों के साथ में, है ना। हमें बहुत बुरा लग रहा है। ये सब नहीं होना चाहिए और शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो लोग बेटियों के साथ और बच्चों के साथ ऐसा कुछ करते हैं, है ना। उनको कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए। हमारे से किन्नर समाज से जितना भी सपोर्ट होगा, हम रिशिता की फैमिली को सब सपोर्ट करेंगे और रिशिता के हत्यारों को फांसी होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए। हम उत्तराखंड सरकार से मैं मांग करती हूँ अपने ऑल ओवर किन्नर समाज के साथ में कि उसके हत्यारों को फांसी होनी चाहिए। इससे कोई सजा कम नहीं होनी चाहिए। आजकल इंसान के दिल में डर नहीं है, फांसी होनी चाहिए, उसको फांसी होनी चाहिए। बस मेरा एक ही है। वहीं हरिद्वार की अध्यक्ष किन्नर सोनिया भी अपने साथियों के साथ वहां पहुंची और कहा कि जल्द ही बेटी को इंसाफ मिले, कि उन दिरंदों को फांसी पे लटकाना चाहिए सरेआम। जो हमारी बिटिया के साथ हुआ है वो किसी और बेटी के साथ ना हो, और हमारा किन्नर समाज भी उनके साथ है इस दुख की घड़ी में। ये दुख की घड़ी है, वो हमारी बेटी थी, किन्नरों की बेटी थी, सबकी बेटी थी। उन दिरंदों को फांसी होनी चाहिए, इससे कम और कोई सज़ा होनी ही नहीं चाहिए। 1,83,000 के करीब आ गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में रिकवरी दर 95.75% तक पहुंच गई है और स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या बढ़कर 96,93,000 से अधिक हो गई है। देश भर में 24,712 नए केस सामने आए हैं, जिसे मिलाकर देश में अब तक कुल संक्रमित मामलों की संख्या बढ़कर 1,01,23,000 से ज़्यादा हो गई है। बीते एक दिन में 29,791 मरीज स्वस्थ हुए हैं। सक्रिय मामले घटकर 2,83,000 हो गए हैं। देश में कुल सक्रिय मामले 2.8% रह गए हैं। वर्तमान में देश में मृत्यु दर 1.45% है, जो बाकी दुनिया की तुलना में काफ़ी कम है। पिछले 24 घंटे में देश में 312 लोगों की मौत के साथ अब तक मरने वालों की संख्या 1,46,756 हो गई है।
ICMR के मुताबिक देश में बुधवार को 10,39,000 से ज्यादा नमूनों की जांच की गई। इसके साथ ही अब तक कुल 16,53,08,000 से ज्यादा नमूनों की जांच की जा चुकी है। हर बदलता चेहरा अपने साथ घटी घटना का आईना होता है। हर चेहरा अपने आप में एक खबर है। हर चेहरा कुछ कहता है। हम चेहरों की भाषा पढ़ना जानते हैं, समझते हैं चेहरों की हकीकत, तभी दिखाते हैं हर वो खबर जो आपके सरोकार की होती है। इंजीनियरिंग और MBA जैसी उच्च शिक्षा की डिग्री लेकर अब नौजवान नौकरी करने की बजाय खेती की ओर लौट रहे हैं। पढ़े लिखे नौजवान किसानी खेती में लौटे जरूर हैं, पर उन्होंने पुराने खेती के तौर तरीके छोड़कर वह नए ढंग से खेती कर रहे हैं। अपने बुजुर्गों से अलग हटकर खेती उनको रास भी आ रही है। यही वजह है कि घाटी की खेती अब लाखों रुपए दे रही है और इसी कारण नौजवान इस तरफ रुख कर रहे हैं। खेती को घाटे का सौदा मानकर जो लोग नौकरी के लिए शहर की ओर भागते थे, पर अब नौजवान नए वैज्ञानिक तौर तरीकों को इस्तेमाल करके खेती को बड़े मुनाफे का आधार बना लिया है। गेहूं और धान की परंपरागत खेती के बजाय 1 एकड़ का पॉली हाउस यानी ग्रीन हाउस में सब्जियां उगाकर एक साल में 15 लाख रुपए कमा रहे हैं, जबकि पहले उनके पिता इसी 1 एकड़ में 60,000 कमाते थे। सरकार के बागवानी मिशन से मिल रही मदद से नौजवानों की उड़ान को नए पंख लग गए हैं। किसान नौजवानों के सफल प्रयोग से हम रूबरू कराएंगे, जिन्होंने खेती के मायने को बदल दिया है। खेती के नए अर्थ ने पढ़े लिखे लोगों को अपनी ओर खींचना शुरू किया है। MBA करने के बाद ग्रेटर नोएडा के निखिल भारद्वाज ने नौकरी करने के बजाय अपनी परंपरागत खेती में कुछ नयापन लाकर उसे संभालने पर ध्यान दिया। भारद्वाज 45 लाख रुपए साल कमाते हैं। उनकी योजना इसे और विस्तार देने की है। सर, परंपरागत रूप से तो खेती हमारे यहाँ बहुत पहले से होती आ रही है, किंतु फिर भी मेरा खेती की तरफ बचपन से रुझान था। आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरा जन्म भी बल्कि यहाँ खेतों में ही हुआ है और 2-2.5 साल तक मैं यहीं रहा करता था। हमेशा से पिताजी भी यही कहा करते थे कि बच्चा खेती के लिए पैदा हुआ। पता नहीं उन्होंने मुझ में क्या साइंस ऐसे देखे। तो उसके बाद जब मैंने अपना MBA किया, तो MBA करने के दौरान ही मेरे मन में जो बिजनेस आइडियाज़ आते थे वो खेती से संबंधित ही आते थे। तो खेती को मैं हमेशा व्यापारिक दृष्टि से देखता था और सोचता था किस प्रकार से खेती को ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा पैदा करने वाला व्यवसाय बनाया जाए। इसके लिए मैं पूना में गया। वहाँ पे हॉर्टिकल्चर संस्थान था जिन्होंने पॉली हाउस टेक्निक का मुझे ज्ञान दिया। 1 हफ्ते का वो कोर्स था, वो मैं वहाँ पे करके आया। उसके बाद लौटने के बाद सर मैंने यहाँ पे हॉर्टिकल्चर इंस्टीट्यूट, जो हमारा गौतम बुद्ध नगर का हॉर्टिकल्चर संस्थान है, वहाँ पे इसके बारे में और जानकारी प्राप्त की और उसके बाद उन्होंने मुझे असिस्ट किया कि किस प्रकार से हम यहाँ पे पॉली हाउस लगा सकते हैं। फिर मैंने सर इसके लिए एप्लीकेशन दिया और राज्य सरकार से मुझे सब्सिडी मिली 50% की और मैंने अपना पहला पॉली हाउस यहाँ पे शुरू। 1 साल में खीरे की 2 फसलें इसमें से लेते हैं और पहली छमाई की फसल में जो गर्मी में होती है हमें लगभग 40 से 45 टन का खीरा मिलता है। जब हम इसकी सर्दी की फसल लेते हैं तो उसमें उत्पादन कुछ कम हो जाता है और वो लगभग 40 टन के करीब पहुँच जाता है। तो इस प्रकार से हम इसमें से लगभग 80 से 85 टन का उत्पादन साल भर में एक पॉली हाउस से ले लेते हैं। सर, इसका अगर वार्षिक हम एक एवरेज देखें प्रति केजी का, तो वो निकल कर आता है आपका लगभग 25 रुपये किलो का। तो इस प्रकार से आप अगर 25 की गुणा करें 80,000 किलो से, तो लगभग 20 लाख रुपए का काम हम साल भर में से कर लेते हैं, जो सेल्स टर्नओवर है जी। हरियाणा के सोनीपत के गांव अटेरना के अरविंद चौहान कुछ साल पहले तक गेहूं और धान की उपज लेते थे। खेती में नए प्रयोग के कारण ग्रीन हाउस में खेती शुरू की। आज 1 नहीं 2 पॉली हाउस हैं और तीसरा लगाने की योजना है। पहले 1 साल में 1 लाख रुपए कमा पाते थे, लेकिन अब 30 लाख रुपए कमा रहे हैं। ये अपने यहाँ केले की G9 जो इजराइल के वैज्ञानिकों द्वारा डेवलप की हुई वैरायटी ये लगाई जाती है और अपने यहाँ जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उसके हिसाब से जुलाई में 15 जुलाई से 15 अगस्त के बीच में आप केले की पौधों को लगा सकते हो। और टिश्यू कल्चर प्लांट
के पौधे सबसे बेटर होते हैं। और ये फसल करीब 15 महीने की फसल है। 15 महीने लगाने के 15 महीने बाद आपको प्रोडक्शन मिलता है। और प्रदेश सरकार ने अभी कुछ जिलों को सब्सिडी जारी की है, जिसमें अपना फिरोजाबाद जनपद भी है, और 40,000 रुपये प्रति हेक्टर सब्सिडी मिलती है, जिसमें 30,000 रुपये किसानों को पहली साल दिया जाता है और 10,000 रुपये नेक्स्ट फसल में दे देते हैं। और वैसे तो ये क्षेत्र आलू का क्षेत्र है, लेकिन आलू में कीमतों में लगातार असमानता होने के कारण किसान 3 साल से मतलब बहुत ज़्यादा आर्थिक स्थिति खराब है, तो लोगों का रुझान फलों की सब्जियों की तरफ बढ़ रहा है। इसमें केला प्रमुख है। मैंने अभी 2 साल पहले ही फिरोजाबाद जनपद में केले की शुरुआत की है। नहीं, ये तो हमारे गांव में करीब 3 साल हो गए इसे लगते, तो हमने पहली साल ही ये कंप्लीट किया है। तो करने का मतलब ये कि जी जेठ के महीने में ये हम इसे भिंडी को लगाते हैं। भिंडी तैयार की, भिंडी की फसल तैयार हो गई, जैसे टूटना शुरू हो गई, तो तोड़ना शुरू करके कुछ समय 4 से 10 दिन बाद और इसमें हम नाली और इसमें हम सेम लगा देते। अच्छा, फिर फसल हमारी तैयार हो गई, जैसे सेम की या पौंड चालू हो गई, फिर इसमें हम नाली तैयार करेंगे। नाली तैयार की, उसको बिल को पलटा इधर या उधर दोनों तरफ से पलट के उसमें नाली बना के तैयार कर दिया। अब थोड़े से समय में करीब 2 महीने में ये भी तैयार हो जाती है सेम भी। तो अभी 2 महीने से हुए भी नहीं है सेम को, और फसल तैयार है और फल आ रहा है। करीब 8 दिन में तैयार हो जाएगी, तोड़ना शुरू हो जाएगा। अच्छा, इस पे कीटनाशक लगता है? कीटनाशक लगता है इस पर। जैसे हम मच्छर के लिए थोड़ा सा, जैसे भिंडी में वगैरह में ज़्यादा हीट लगती है दवाई, तो इसमें हम कम डोज में इसमें लगाते हैं। जैसे उसे से दवाई वाले से संपर्क करो और उससे दवाई उठा ली, क्योंकि ज़्यादा तेज़ी में मार देंगे तो इसका फूल चला जाएगा। सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के निदेशक डॉक्टर राकेश मिश्रा ने आज हैदराबाद में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से मुलाकात की और उन्हें हाल ही में ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका में पाए गए कोविड-19 के वायरस के नए स्ट्रेन्स के बारे में जानकारी दी। सीसीएमबी के निदेशक ने कोविड-19 के वायरस के नए प्रकार के बारे में उपराष्ट्रपति के सामने एक प्रेजेंटेशन दिया। उन्होंने बताया कि कोरोना का नया प्रकार दूसरे स्ट्रेन्स की तुलना में 71% से अधिक संक्रामक है। वहीं दक्षिण अफ्रीका में पहचाने जाने वाले एक नए स्ट्रेन के बारे में पता चलता है कि ये युवाओं को अधिक संक्रमित करता है। हालांकि इसे लेकर अधिक गहन शोध की आवश्यकता है। सीसीएमबी के निदेशक ने बताया कि कोरोना वायरस के नए प्रकार से टीकों के विकास और प्रभावकारिता पर असर डालने की उम्मीद कम है। अधिक संक्रमण होने के बावजूद ये ज्यादा घातक नहीं है और मौजूदा कोविड प्रोटोकॉल के तहत ही इसके मरीजों का इलाज किया जाएगा। डॉक्टर राकेश मिश्रा ने बताया कि आईसीएमआर ने सीसीएमबी के ड्राई स्वैब डायरेक्ट आरटीपीसीआर मेथड को मंजूरी दी है। केंद्र सरकार ने किसान यूनियनों को पत्र लिखकर बातचीत के लिए फिर आमंत्रित किया है। सरकार ने किसानों की तरफ से उठाए गए सभी मुद्दों पर विचार विमर्श करके और उनका समाधान खोजने का संकल्प दोहराया है। सरकार ने किसानों से कहा है कि वो अगले दौर की बातचीत की तारीख और समय के बारे में फैसला करें। किसान यूनियनों को लिखे पत्र में कृषि मंत्रालय में संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल ने जोर देकर कहा है कि केंद्र किसानों के साथ खुले मन से बातचीत करने और प्रदर्शनकारी किसानों के मुद्दे का उचित समाधान करने के लिए हमेशा तैयार है। और इस बीच उत्तर प्रदेश के बागपत का किसान मजदूर संघ कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मिला और कृषि कानूनों के प्रति अपना आभार और अपना समर्थन जताया है। किसान संगठन ने नए कृषि कानूनों का समर्थन करते हुए कहा कि कृषि कानूनों में संशोधन करने के लिए सरकार को किसी के दबाव में नहीं झुकना चाहिए। बागपत के किसानों ने कृषि कानूनों के समर्थन में नरेंद्र सिंह तोमर को एक पत्र भी सौंपा। इसके अलावा कृषि मंत्री से किसान सेना के प्रतिनिधियों ने भी मुलाकात की। नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि कानूनों को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इतने ही चिंतित है तो उन्हें किसानों के लिए कुछ करना चाहिए था जब उनकी सरकार सत्ता में। राहुल गांधी को इतनी किसानों की चिंता थी
तो जब उनकी सरकार थी तो सरकार के माध्यम से कुछ न कुछ किसानों के लिए कर सकते थे। कांग्रेस का हमेशा से चरित्र किसान विरोधी रहा है। दूसरा, ये तीनों बिल के बारे में 2019 के घोषणा पत्र में राहुल गांधी ने कहा था कि हम सरकार में आएंगे तो एपीएमसी को ख़त्म करेंगे, बिना टैक्स के किसान की फसल की खरीद फरोख्त हो ये सुनिश्चित करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा और एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को समाप्त करके उसको नया बनाया जाएगा। अब मैं राहुल गांधी जी को कहना चाहता हूं कि 2019 में आपने जब अपना घोषणा पत्र जारी किया उस समय आप झूठ बोल रहे थे या आप आज झूठ बोल रहे हो, ये कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए।